Hello, guys. Welcome to EduClat's flagship segment called Factual 5. हम इस सेगमेंट में बात करेंगे आज EduClat स्पेशल जो कि नेशनल अपडेट्स हैं, इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट्स रिलेटेड न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हैं, वर्ल्ड न्यूज़ है और मिसलेनियस न्यूज़ है। अब हम अपने सेगमेंट की ओर बढ़ें। जो फर्स्ट सेगमेंट है वो नेशनल अपडेट्स के बारे में है। वी विल डिस्कस टॉप 5 नेशनल अपडेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लैट पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे फर्स्ट मैं न्यूज के बारे में बात करूं जो कहता है सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 कमेंसेस इन दिल्ली। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि नेवल कॉन्फ्रेंस जो कि 2021 में हुआ है और ये कौन सा एडिशन है, ये सेकेंड एडिशन है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेकेंड एडिशन, किसका सेकेंड एडिशन? नेवल कॉन्फ्रेंस का जो कि 2021 में हुआ, वो कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। ये तीन बातें हमें याद रखनी है कि जो 2021 में नेवल कॉन्फ्रेंस हुआ वो कैसा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था, और वो कहाँ कमेंस हुआ है? दिल्ली में कमेंस हुआ है। अब मैं बात करूं इस नेवल कॉन्फ्रेंस की, तो ये नेवल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? नेवल कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन्होंने इसको एड्रेस किया वो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। अब हम लोग थोड़ा ब्रीफ में जान लें कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से एड्रेस किया, उन्होंने क्या क्या बातें रखी इस कॉन्फ्रेंस में। जो पहली बात उन्होंने रखी कि हमारे जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें नेवी का रोल क्या है, उसमें नेवी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन ओशन रीजन में। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओशन रीजन की, तो इंडियन ओशन रीजन का मतलब है कि जो हमारी, अगर हम मैप को देखें तो ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये तीनों ओशन से, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो ऐसी लोकेलिटी, ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन में किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए वहां की नेवल फोर्सेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस पर बात किया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से हम यूनिक हैं, जो कि क्योंकि अगर हमारी वाटर बॉडी, हमारा नेशन का अगर ज्योग्राफिकल मैप देखें हम, तो हम ट्रेड के लिए अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज की बात करूं, तो इन सब के लिए हमारा देश बहुत यूनिक है ड्यू टू दिस ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है। और इसके बीच में अगर ये इतनी यूनिक है तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवल की बहुत जरूरत है। और राजनाथ सिंह ने एड्रेस करते हुए कहा कि वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सॉलिडिफाई ऑल दिस सिस्टम, ऑल दिस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिस्टम। अब मैं इसके आगे अगर बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्टेट के लिए अगर आप कोई भी कंट्री अगर किसी पूरे वर्ल्ड में अगर डोमिनेंस बनना चाहता है, अपना डोमिनेंट पोजीशन दिखाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां की नेवल स्ट्रांग होनी चाहिए, वहां का मैरीटाइम सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और उन्होंने ये बहुत हर्ष के साथ कहा, ही कांग्रेचुलेट ऑल नेवल पर्सनल्स दैट it is due to them, it is due to naval personnel we are having such a strong national security and maritime. ओके, अगर मैं इन सब बातों पे, इन सब बातों से थोड़ा और आगे बढ़ूं नेवल कॉन्फ्रेंस की तरफ, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस एन इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी। ये जो इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप है और जो राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया, ये भी इसी नेवल कॉन्फ्रेंस में ही लॉन्च किया है उन्होंने, ठीक है। दिस न्यूज इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है जानने के लिए इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप होता क्या है। अनमैन्ड सिग्निफिकेंटली ये बता रहा है हमें कि ये यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये रोड मैप क्या है? अनमैन्ड रोड मैप का मतलब है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फ्लो चार्ट जो कि हमारे इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेवी के फ्यूचर ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा, किस तरीके से हम इन कमिंग 5 ईयर हाउ आवर नेवल सिस्टम विल डेवलप, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी रोड मैप था उसको मिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप की।
साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने एक और बात कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हर एक भारतीय को जानना चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भर भारत को, जो कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही अच्छा विजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजन है फॉर आर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, हमारे सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मिशन था, विजन था, उसके बारे में अगर मैं बात करूं, आत्मनिर्भर भारत, तो मिस्टर राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि किस तरीके से इंडियन नेवल इस विजन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो लास्ट हमने 39 शिपमेंट की ऑर्डर किया है, जो हमने लास्ट 41 शिपमेंट का ऑर्डर किया है, उसमें 39 इंडिजिनियस है, which means that our naval system or our naval system have ordered 39 ships from Indian shipment yards. Okay, which means that we are developing or we are going towards the vision of आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं और नेवल सिस्टम इसकी ओर बहुत तेजी से अग्रसर है, क्योंकि जहां पे हमने 41 शिपमेंट ऑर्डर किए, हमने 41 शिप्स की ऑर्डर किए लास्ट 5 इयर्स में, वहां पे हमने 39 इंडियन ऑर्डर्स दिए, मतलब कि वो 39 इंडिजिनियस शिप्स हैं। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मूविंग टू माय थर्ड पॉइंटर, दैट इज हेल्थ मिनिस्ट्रीज ई संजीवनी मिलियन कंसल्टेशंस। ये बात बहुत प्राउड मोमेंट की है, ये बात बहुत हर्ष की बात है, क्योंकि जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव था ई संजीवनी, वो मिलियन कंसल्टेशंस की ओर बढ़ा है, विच मीन्स कि जो हमारा कॉन्सेप्ट था ई संजीवनी का, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने लाया, अब सबसे नोट करने वाली बात यह है कि ई संजीवनी है क्या। सो ई संजीवनी अ डॉक्टर टू पेशेंट टेलीमेडिसिन सिस्टम। इट इज अ डॉक्टर टू पेशेंट टेलीमेडिसिन सिस्टम, जहां पे एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कनेक्शन होगा। किस तरीके से? टेलीमेडिसिन का मतलब क्या है? जहां पे टेलीफोनिक इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे देयर इज अ गैप बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, और उसको जोड़ा जा रहा है किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू, which means there is a connection between doctor and patient through wireless system. Okay, तो ये ई संजीवनी प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, जहां पे एक पेशेंट को एक डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के थ्रू जोड़ा जा सकता था। ठीक है, और इसकी सक्सेस की मैं बात करूं तो ये हेडलाइन खुद में एक सक्सेस की गाथा गा रहा है, क्योंकि ये डिप्लॉय किया गया था, ये जो सिस्टम है डिप्लॉय किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। और इस स्कीम के अंदर जो टेलीमेडिसिन सिस्टम लॉन्च किया गया, ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है, क्योंकि अभी जो जितनी सक्सेस है इस ई संजीवनी कॉन्सेप्ट की, ये अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि मिलियंस कंसल्टेशंस हो चुके हैं अभी तक। अगर मैं इसकी और थोड़ा सा आगे मैं बात करूं कि टेलीमेडिसिन, ठीक है, टेलीमेडिसिन आ गया है, बट इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? बिकॉज इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। अब टेलीमेडिसिन आ गया है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, यहाँ पे हेल्थ इन्वॉल्व है, तो जहां पे टेक्नोलॉजी और हेल्थ इन्वॉल्व है, इस केस में कंसल्टेशन के लिए आप डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, क्यों? और ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स के यहाँ पेशेंट जाना नहीं चाह रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि जो कोविड का जो बीमारी था, जो ये बहुत कम्युनिकेबल डिजीज था, एक दूसरे से फैल रहा था। इसी बीच गवर्नमेंट ने ई संजीवनी कॉन्सेप्ट को लाया, ई संजीवनी प्रोग्राम को लाया, जहां पे कंसल्टेशन थ्रू टेलीमेडिसिन हो सकता था। इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसके लिए 2020 में ही गाइडलाइन आई थी, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन। तो ये भी जान सकते हैं हम लोग कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने अगर ये सिस्टम स्टार्ट किया, एक सिस्टम स्टार्ट किया ई संजीवनी के नाम से, तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक गाइडलाइन लाई गई। उस गाइडलाइन का नाम है टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020। नाउ मूविंग टू माय फोर्थ नेशनल अपडेट, दैट इज नीति आयोग लॉन्चेस जियोस्पैटियल मैप ऑफ इंडिया। अब ये जियोस्पैटियल होता क्या है? ठीक है, सबसे
जो ध्यान देने वाली बात है, जियो स्पैटियल होता क्या है? तो अगर मैं बात करूं, इट इज अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ ऑल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ कंट्री विच इनेबल्स विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशंस। ठीक है, तो अगर मैं एक लेमैन के लैंग्वेज में बात करूं तो जियो स्पैटियल होता क्या है? जियो स्पैटियल का मतलब है कि पूरे भारत का एक हॉकाई व्यू, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो हम विजुअलाइज कर सकें कि अच्छा यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, नेचुरल गैस का पावर प्लांट है, यहाँ पे कोल का पावर प्लांट है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट है। तो हम इस जो मैप है हमारा, हम इस मैप के थ्रू हम ये देख सकते हैं, ये हमारा जियो स्पैटियल, ये जो हमारा मैप है, ये हमारा जियो स्पैटियल, ये मैप हमारा जियो स्पैटियल मैप है, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज जितने भी हैं हमारे, जितने भी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो इस यहाँ पे है। अब आई विल मूव टू माय फिफ्थ नेशनल अपडेट, दैट इज इजराइल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्स भूदान ग्रुप प्लेक एट जेरूशलम फॉरेस्ट। सो अगर मैं बात करूं इसकी एक्सटर्नल, सबसे पहले जो इस अपडेट में ध्यान देने वाली बात है, दैट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। तो अगर सबको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये भी मैं हाईलाइट कर दूं कि हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर हैं। ठीक है, उन्होंने इजराइल में जाकर कुछ ऐसा किया है जो ध्यान देने वाली बात है, जो कि एक करंट अफेयर्स बन सकता है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बन सकता है। वो क्या है? सो दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवेल्स भूदान ग्रुप प्लेक एट द जेरूशलम फॉरेस्ट। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो जेरूशलम फॉरेस्ट गए, वहां पे उन्होंने भूदान ग्रुप का एक प्लेक अनवेल किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वहां पे उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये भूदान ग्रुप है क्या? ठीक है, तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो हमारे हिस्ट्री के बहुत बड़े नायक जयशंकर प्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं, और उसके बाद की जो पॉलिटिक्स है हमारे देश की, ठीक है, उसमें जयशंकर नारायण जयप्रकाश नारायण की बहुत अहम भूमिका रही है। ठीक है, तो वो भी बहुत साल पहले हमारे इजराइल गए थे, वहां पे उन्होंने एक ग्रूव प्लांट किया था। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है भूदान का, ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये उनके द्वारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्टार्ट किया गया एक मूवमेंट था, सर्वोदय मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स पे था। महात्मा गांधी का प्रिंसिपल की अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें गांव की तरफ जाना चाहिए, उसी से इंस्पायर्ड एक मूवमेंट था सर्वोदय मूवमेंट, और उस सर्वोदय मूवमेंट के अंदर भूदान और ग्राम दान करके कॉन्सेप्ट था। सो उसी से रिलेटेड ये पूरा स्ट्रक्चर था, जहां पे जब जयप्रकाश नारायण जी वहां गए थे, उनकी टीम वहां गई थी, तो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे कि अगर किसी भी देश को अगर तरक्की करना है तो उसको गांव की तरफ जाना चाहिए, गांव को पहले डेवलप करना चाहिए। और उसी कॉन्सेप्ट को ले आज भी याद करते हुए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद ने इस शिला को उद्घाटन किया जेरूशलम फॉरेस्ट में जाकर। ठीक है, सो नाउ आई विल मूव टू आवर सेकंड सेगमेंट, दैट इज इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट वन। सो इस सेगमेंट में क्या बातें करेंगे हम? इस सेगमेंट में बातें करेंगे कि हमारे देश में अभी जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड या कॉर्पोरेट से रिलेटेड कोई भी जो फैक्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास पहला फैक्ट है इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट से रिलेटेड, वो है आरबीआई इम्पोजेस ₹1 करोड़ पेनल्टी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर डिफिशियंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो मैं बात करूं, अगर कॉर्पोरेट की बात करूं, अगर मैं इकोनॉमी की, तो किसी भी स्ट्रक्चर को चलने के लिए इंडिया में जितने भी चीजें चल रही हैं, कोई कंपनी है, कोई बैंक है, कोई एनबीएफसीज है, कुछ भी, सबको चलने के लिए कोई ना कोई कंप्लायंस होता है। कंप्लायंस दो तरीके की होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वो होता है जो स्टैट्यूट से आता है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस वो होता है जो उस कंपनी को चलाने के लिए, उस पर्टिकुलर बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टेट बैंक इंडिया
के अगेंस्ट इम्पोज किया गया, आरबीआई ने इम्पोज किया है, 1 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है। क्यों किया है? तो उनके एंड पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एंड पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का डिफिशियंसी था। उन्होंने कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस का फॉलो नहीं किया था, उन्होंने कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस को नेग्लेक्ट किया। इसके कारण आरबीआई ने स्टेट बैंक के अगेंस्ट 1 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया है। नाउ कमिंग टू माय सेकेंड fact, that is RBI penalizes Standard Chartered rupees 1.95 crore for gaps in customer protection। अगर मैं बात करूं कस्टमर प्रोटेक्शन की, तो कस्टमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तभी वो देश खुशहाल रह सकता है। क्योंकि हर कोई एक सर्विस या दूसरे गुड्स के लिए कस्टमर है। अगर मैं बात करूं कि आज एक ठेले वाला जो सब्जी बेच रहा है, वो उसके लिए कोई कस्टमर है, तो सब्जी वाले के लिए, सब्जी वाला भी किसी न किसी के लिए कस्टमर होगा। तो ये कस्टमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कानून भी हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने पिनलाइज किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड को, कितना पिनलाइज किया है? 1.95 करोड़ पिनलाइज किया है। नाउ आई विल मूव टू माय नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज स्पोर्ट्स हाईलाइट। अब मैं स्पोर्ट्स हाईलाइट की तरफ बढ़ूं। स्पोर्ट्स हाईलाइट हमारा क्या है? इंडिया आर प्रगंधा विंस जूलियस बियर चैलेंजर्स चेस टूर। सो ये अगर मैं बात करूं इस स्पोर्ट्स हाईलाइट की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया का 15 साल का एक लड़का आर प्रगनंधा, जो कि जूलियस बियर चैलेंजर चेस टूर जीते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं? इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो जूलियस बियर चैलेंजर चेस टूर है, इसको जीता कौन है? इसको जीते हैं आर प्रगंधा ने, ठीक है। माय नेक्स्ट फैक्ट इज श्रीलंका फर्स्ट एवर टेस्ट कैप्टन बंडुला वर्नापुरा डाइज एट 68 इन कोलंबो। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान, श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान। अब कप्तान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरीके से हमारे लिए धोनी का जो कद है, वैसे ही मिस्टर वांदुला वरानपुरा का कद होगा श्रीलंकन के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ श्रीलंकन के लिए नहीं, क्योंकि ये किसी भी देश के पहले टेस्ट कप्तान रहे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, जो कि जिनकी आज जिनका देहांत हुआ 68 साल की उम्र में। अब अगर मैं उससे आगे बढ़ूं, तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लैट पर्सपेक्टिव से, जो कि हमारे वर्ल्ड न्यूज से रिलेटेड है कि वर्ल्ड में क्या घटनाएं घट रही हैं आजकल। सो ये उससे रिलेटेड है। तो जो सबसे पहला फैक्ट है, मैं उसकी ओर अगर बढ़ूं, तो पहला फैक्ट है रशिया सस्पेंड्स इट्स मिशन टू नाटो, सेज फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव। सो इस पूरे फैक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात को जानने की है, तो वो बात है जो हाईलाइटेड है, आप ये देख सकते हैं, दैट इज नाटो इज रिटेन इन कैपिटल, ठीक है। अब आप देखो नाटो कितना इंपॉर्टेंट है। नाटो का अगर मैं बात करूं, नाटो होता क्या है? नाटो इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये इसके कारण हुआ क्या है? तो रशिया ने सस्पेंड किया है नाटो से रिलेटेड एक मिशन, और इसको बताया है कि इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने, ठीक है। ये जो घटना है, रशिया का सस्पेंशन नाटो के किसी मिशन में, तो ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कारण कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो जो नाटो के अंदर जो भी चीजें चल रही थी, वहां पे एक्चुअली हुआ ये है कि 8 रशियन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट ब्रसेल्स हेडक्वार्टर, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रसेल्स में है। तो वहां पे जो रशिया के ऑफिशियल्स थे, 8 ऑफिशियल्स थे, उनके अगेंस्ट ना द नाटो believes that the 8 persons are secretly working as रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर, ठीक है। तो ये नाटो के ऑफिशियल्स को ये शक है कि रशिया के जो 8 ऑफिसर्स हैं, वो एज अ रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां पे वर्क कर रहे थे, इसलिए वहां पे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। सो उसी के अगेंस्ट, उसी से नाराज होकर रशिया ने नाटो का एक मिशन जो है उससे सस्पेंड कर दिया है खुद को, उस मिशन को उसने
खुद को उस मिशन से खुद को सस्पेंड कर दिया है और रशिया अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेशन बिगिन ड्रिल्स नियर अफगान बॉर्डर। मैं भूल गया कि नाटो के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि नाटो में अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं। नाटो में अभी टोटल 30 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं। ठीक है, और जो अभी रिसेंट मेंबर जो ऐड हुआ है नाटो में, ठीक है, वो कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया। कौन है? नॉर्थ मैसेडोनिया। सो पहले ये जो नाटो का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं। और इसमें जो अभी रिसेंट कंट्री कोई जो ऐड हुई है, ठीक है, जो अभी मेंबर बनी है वो कौन है? इन 2020 में अभी नाटो के अंदर रिसेंट मेंबर जो ऐड हुआ है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी CSTO नेशंस बिगिन ड्रिल्स नियर अफगान बॉर्डर। ठीक है, अब CSTO क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक रशिया के द्वारा रशिया इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करती है। ठीक है, और ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। सो बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज अ रशियन लेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वो अफगान बॉर्डर के इर्द गिर्द ड्रिल्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब बना था? ये 1992 में ये अलायंस हुई थी बिटवीन डिफरेंट नेशंस। ठीक है, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेंच एम्बेसडर ऑर्डर्ड आउट ऑफ बेलारूस। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फ्रेंच एम्बेसडर ऑर्डर आउट ऑफ बेलारूस। सो इस फैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो बेलारूस है, ठीक है, जो बेलारूस है वहां पे जो फ्रांस के एम्बेसडर थे उनको वहां से निकाल दिया गया है। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है हमारे ये बेलारूस में जो भी हमारे फ्रेंच एम्बेसडर हैं, ठीक है, फ्रेंच एम्बेसडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको एंड उनके बीच में जो टेंशन चल रही है बेलारूस एंड फ्रांस के बीच में, ठीक है, उनके जो एम्बेसडर हैं उनके साथ बेलारूस का टेंशन जो चल रहा है उसके कारण वहां पे वहां के जो एम्बेसडर हैं उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो इसको फ्रेंच गवर्नमेंट गलत तरीके से ले रही है और फ्रेंच गवर्नमेंट नाराज है इस बात से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो उन्होंने उनके एम्बेसडर को वहां से निकाला है ये उनका यूनिलेटरल डिसीजन है। ठीक है, किसकी यूनिलेटरल डिसीजन है? ये बेलारूस अथॉरिटी की ये यूनिलेटरल डिसीजन है टू ऑर्डर आउट फ्रेंच एम्बेसडर मिस्टर अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको। ठीक है, नाउ मूविंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रेंच अफ्रीकन अमेरिकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल डाइज एट 84। सो जो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, वो 84 साल की उम्र में उनकी देहांत हो गई। ठीक है, सो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यूएस सेक्रेटरी थे वो कौन थे? कॉलिन पॉवेल थे। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन यूएस सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो वी विल लर्न इट बाय हार्ट दैट फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन यूएस सेक्रेटरी कौन थे? कॉलिन पॉवेल थे। Now I'll move to miscellaneous or I'll discuss miscellaneous facts. These three facts are important, seems important क्योंकि थोड़े अच्छे हैं, थोड़े टेक्निकल हैं। ठीक है, तो मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लैग्स ऑफ 6 रूट्स एक्सपैंडिंग द एरियल कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो एक्सपेंशन है, एरियल कनेक्टिविटी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब कि जो हमारा 7 सिस्टर का रीजन है, ठीक है, वहां का जो एरियल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए सिंधिया ने 6 रूटों का सैंक्शन किया है कि अब वो 6 नए रूट्स बताए गए हैं कि जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहेंगे। ठीक, moving to my next point, that is UIDAI to host Aadhaar Hackathon 21 from October 28 to 31.
ये जो हैकाथॉन एक 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 एक, एक कंपटीशन जहाँ पे हैकिंग से लेकर हैकिंग से रिलेटेड या टेक्निकल फील्ड से लेके कंपटीशन होता है, जहाँ पे आपको कई सारे कंपटीशन में बिठाया जाता है हैकिंग करने के लिए। हैकिंग का बेसिकली एक कंपटीशन है, ठीक है। तो आधार हैकाथॉन 2021 होस्ट कौन कर रहा है? तो UIDAI कर रहा है। कब से कब तक कर रहा है? 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये कर रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिल्ली तमिलनाडु लेड इंडियाज ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक कुकिंग विद 17% अडॉप्शन। ये फैक्ट है, ठीक है, कि दिल्ली तमिलनाडु, जो कि मैं बात करूं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, दिल्ली में काफी सारे लिटरेट पर्सन रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि यहाँ पे? क्योंकि हर जगह के लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो किसी भी स्टेट की तरह आधारित नहीं है कि यहाँ पे असम के लोग हैं तो उनको असमीज कह दो, ऐसा नहीं। दिल्ली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये किसी एक स्टेट के नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग हैं, सारे स्टेट के लोग यहाँ पे रहते हैं। सारे वैसे जो लिटरेट हैं, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, ठीक है। तमिलनाडु इज वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट इंडिया में इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बढ़ने के, अगर मैं बात करूं, डेटा के बारे में बात करूं, तो ये दोनों टॉप कर रहे हैं विद 17% अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग। मतलब कि अब हमारा देश बढ़ रहा है, और इसको टॉप किसने किया है? दिल्ली एंड तमिलनाडु में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज द फ्लैगशिप सेगमेंट ऑफ फैक्चुअल 5। आज हमने डिस्कस की हमारी नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस एंड इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट रिलेटेड न्यूज। सो होप एवरीवन लाइक्ड इट, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप सबको ये पसंद आ रहा है, और विल कंटिन्यू दिस सेगमेंट फॉर नियर फ्यूचर, ठीक है। सो ओके, बाय।